नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और मेरे साथ हैं सुनीता। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई के अंक पर आधारित आखिरी प्रस्तुति लेकर आए हैं। श्रोताओं, दुनिया के किसी भी देश में मौजूद हर भारतीय नागरिक सिर्फ राष्ट्रदूत ही नहीं बल्कि देश के लिए अमूल्य भी है। दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की चिंता, उनका कल्याण और सुरक्षा आज नए भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। यही कारण है कि चाहे कहीं प्राकृतिक आपदा आए या अंदरूनी बाहरी संघर्ष के कारण अस्थिरता हो, नए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित सुकुशल स्वदेश लाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रत्येक भारतीय महत्वपूर्ण है। हर भारतीय की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। यही इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के एक दशक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख, व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर विशेष सामग्री, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह शामिल है। वहीं एक्सियोम 4 मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला की यात्रा और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के साथ ही प्रधानमंत्री के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर 23 जुलाई को मनाए जाने वाले प्रसारण दिवस को सम्मानित किया गया है। पुणे के पास खड़की का इलाका, हॉकी का मैदान, जहां चमचमाती हॉकी स्टिक के साथ रोज बच्चों का जमघट लगता। इनके बीच गरीब परिवार का एक लड़का जिसके पास नई स्टिक खरीदने के पैसे तक नहीं थे। कुछ टूटी लकड़ियों को बोरे की रस्सी से जोड़कर जब पहली बार वो खेलने उतरा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये भारतीय हॉकी टीम के महानतम कप्तानों के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में खुद को स्थापित करेगा। ये कहानी है धनराज पिल्लई की, जिन्हें मैदान पर उनकी रफ्तार के चलते भारतीय हॉकी का तूफान कहा गया। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में इनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा शामिल है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे धनराज पिल्लई की गिनती एक ऐसे दमदार खिलाड़ी के रूप में होती है जो केवल खेल के लिए ही जीते हैं। 90 के दशक में भारतीय हॉकी टीम में हीरो धनराज अपनी रिस्ट वर्क और तेजी के लिए पहचाने जाने लगे। जब तक विरोधी टीम के खिलाड़ी उनकी रणनीति को भांपने की कोशिश करते, वो गोल कर देते। रमेश ने खुद को जाने माने हॉकी खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया। उनके साथ ही धनराज भी मुंबई आ गए। भाई के साथ प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो भी उनकी टीम में शामिल हो गए। साल था 1987। दिल्ली का हॉकी मैदान एक ऐतिहासिक मैच देखने वाला था। धनराज अपनी टीम के साथ ग्राउंड में उतरे, लेकिन लोग टकटकी लगाए राजिंदर को देख रहे थे, जो उस दौर के बेहतरीन खिलाड़ी थे। अचानक मैच में सबका ध्यान एक लंबे पतले लड़के धनराज पिल्लई की ओर गया। धनराज की रफ्तार ऐसी थी कि उन्होंने राजिंदर के चुंगल से बॉल निकालकर शानदार गोल कर दिया। विरोधी खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि धनराज को कैसे रोकें। दर्शकों ने खुशी के मारे उनका नाम तूफान रख दिया। इसके बाद वर्ष 1989 में ग्वालियर में उन्होंने अपने खेल की ऐसी छाप छोड़ी कि सीधे भारतीय टीम में आ गए। 1998 में उनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 32 साल बाद एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक भी जीता। वर्ष 2003 में उन्होंने भारत को एशिया कप का खिताब भी जिताया। धनराज अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 4 एशियन गेम और 4 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 15 साल तक भारतीय हॉकी की सेवा करने के बाद सन 2004 में संन्यास लेने वाले धनराज सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारत के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं। अपने कैरियर में 339 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कुल 170 गोल करने वाले धनराज को साल 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 28 अक्टूबर 2018 को मन की बात कार्यक्रम के 49वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनराज पिल्लई को याद किया था। उन्होंने कहा था, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से तो पूरी दुनिया परिचित है। उसके बाद बलविंदर सिंह सीनियर, लेस्ली क्लॉडियस, मोहम्मद शाहिद, उधम सिंह से लेकर धनराज पिल्लई तक हॉकी ने एक बड़ा सफर तय किया है। धर्म और आध्यात्म से लेकर सियासत की नर्सरी के रूप में विख्यात बिहार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया है। ऐसे समय में जब देश विकसित राष्ट्र के संकल्प पथ पर आगे बढ़ रहा है,
बिहार का महत्व और बढ़ जाता है। समृद्ध भारत के लिए समृद्ध बिहार की इसी भूमिका का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान में आयोजित कार्यक्रम में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी। भारत में कभी बीमारू राज्य के तौर पर पहचाना जाने वाला बिहार आज विकास के पैमाने पर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 51वें बिहार दौरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पावन भूमि बिहार को नमन करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार के इन्हीं प्रयासों का जिक्र भी किया। बिहार समृद्ध होगा, देश की समृद्धि में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगी, समृद्ध बिहार बनाएंगी। सीवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूलें। इस दिशा में ये परियोजनाएं बड़ी भूमिका निभाएंगी। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हर समाज का जीवन आसान होगा। इस कार्यक्रम की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। बिहार में विकास की गति 2 दशक में किस तरह आगे बढ़ी है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता के चुनौतीपूर्ण दौर में भारत आज एक ऐसा विशेष राष्ट्र बनकर उभरा है जो दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति के मुकाबले ज्यादा महत्वाकांक्षी नजरिया रखता है। तो वैश्विक चुनौतियों के हल का खास नजरिया भी उसके पास है। ब्रिक्स से लेकर G20 और कॉप से लेकर अन्य वैश्विक मंचों ने भारत की इस भूमिका को स्वीकार भी किया है। भारतीय कूटनीति की यही झलक दुनिया ने कनाडा में आयोजित G7 के शिखर सम्मेलन में भी देखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कन्ना 6 में आयोजित G7 के 51वें शिखर सम्मेलन की शुरुआत उस समय हुई जब रूस यूक्रेन के बाद दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान के संघर्ष पर टिकी हुई थी। ऐसे मौके पर G7 के आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चितता और संघर्षों ने ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इस अवसर की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। वैदिक सिद्धांतों में कहा गया है, सा विद्या सा विमुक्तये, अर्थात ज्ञान वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए। लेकिन भारत में लंबे समय तक ज्ञान का अर्थ रोजगार से जोड़कर केवल सैद्धांतिक शिक्षा पद्धति की ओर दिया गया।
इसीलिए एक ऐसी नीति की जरूरत थी जो न केवल स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर में वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखे, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए कुशल युवा तैयार करे। इसी दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 3 दशक से ज्यादा के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। उद्देश्य है शिक्षा में मूल्यों के साथ कुशल पेशेवर, संतुष्ट नागरिक और रोजगार उत्पन्न करने वाले युवाओं को तैयार कर एक ऐसा भारत बनाना जो हमारे सामूहिक सपनों का प्रतिबिंब बने। भारत के युवाओं में मेधा की कभी कमी नहीं रही, लेकिन दुर्भाग्य से देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से किया था। आजादी के बाद समय समय पर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन बहुत सारा फिर भी रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। भारत ने बीते 5 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नीति से जुड़े 25 से अधिक सेमिनार में शामिल हुए। इस पर शिक्षा मंत्री और शिक्षाविदों के साथ ही स्टेक होल्डर से बात की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए विषयों को 100% साकार कैसे किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि करते हुए इसे जीडीपी के 6% तक पहुंचाने की स्पष्ट रूप से समर्थन एवं परिकल्पना की गई है। उसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय सहित उससे जुड़े बजट में वृद्धि की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप माध्यमिक स्तर यानी 9वीं और 10वीं में एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी 11वीं और 12वीं में कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा के साथ साथ कार्य प्रणाली भी दी गई है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 2030-40 के दशक में पूरी शिक्षा नीति परिचालन मोड में होगी। इसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय और विभाग, स्कूल, कॉलेज आदि ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल कर उस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार बुनियादी अध्ययन और स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की जा चुकी है। भारत में 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत नेशनल करिकुलम की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत शैक्षणिक संरचना यानी आधारभूत चरण में 5 वर्ष, प्रारंभिक और मध्य चरण में 3-3 वर्ष और माध्यमिक चरण में 4 वर्ष शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.37 और 4.38 में बोर्ड परीक्षा में बहुत कुछ दांव पर लगे होने या भारी जोखिम के भाव से छात्रों को सहज करने की सिफारिश की गई थी। उसी को ध्यान में रखकर सीबीएसई ने छात्रों को 2026 से एक शैक्षणिक वर्ष में 2 बार 10वीं की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। पहली परीक्षा फरवरी के मध्य में ही शुरू होगी, परिणाम अप्रैल में आएगा। दूसरी परीक्षा मई में होगी, परिणाम जून में घोषित होगा। अंक तालिका में बेहतर प्रदर्शन वाली परीक्षा के अंक दर्ज होंगे। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल है NISPIB India और इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।